लिया जाएगा फ्रेंड्स। उसके लिए देखिए जनरल स्टडीज पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए बिहार स्पेशल, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रश्नों को उसी पैटर्न पर रखा हुआ है जिस पैटर्न पर इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम हुआ है। जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था 15 मार्च के दिन, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को हमने इस सेशन में शामिल किया हुआ है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और ये सेशन कंटिन्यू अब आपके एग्ज़ाम तक डेली चलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी दबा लीजिएगा। चलिए एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न कि पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, आंसर सबको कमेंट करना है, ठीक है ना। आंसर कमेंट करते चलिएगा और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई में पूछे जा चुके हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, ये इसी बार पूछा गया है टीआरई 3.0 2024 में कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था, ठीक है। और एक और प्रश्न देखिए पूछा जा चुका है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पहले आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना जो है ये 1927 में हुई थी। 1927 में हुई थी। और देखिए 1928 में जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने इसका उद्घाटन भी किया था। और 1928 से जो है यहाँ पर कक्षाएं आरंभ हो गई थी, लेकिन इसकी स्थापना हुआ था 1927 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक वर्ष के बाद 1928 में जो है यहाँ पर कक्षाएं आरंभ हो गई थी। स्थापना इसका 1927 में हुआ था पटना साइंस कॉलेज का, ठीक है। देखिए अब आते हैं हम लोग पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया है इसी साल बीपीएससी टीआरई 3.0 में, आप देख सकते हैं पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए पटना कॉलेज की स्थापना जो है ये हुई थी 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये प्रश्न, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना महिला महाविद्यालय यानी कि पटना वुमेन्स कॉलेज पूछा जा रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? तो पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना जो हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1940 में हुई थी पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न देखिए ऐसा ही बीपीएससी में पूछा जा चुका है, मैं आपको प्रश्न भी दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न है 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में, यह प्रश्न पूछा गया था कि 1940 में पटना विद्यालय, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? तो देखिए 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना जो है यह किया गया था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए किसका राइट आंसर होगा? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। और साथ ही साथ पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना 1940 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी और पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ध्यान रखेंगे 1940 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो मैंने 3 प्रश्न आपके यहाँ से कवर करा दिए। एक तो पटना महिला महाविद्यालय यानी कि पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना 1940 में हुई थी। उसके बाद देखिए पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। और यहाँ पर देखिए पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में हुई थी। हालांकि एक वर्ष के पश्चात 1928 में जो है यहाँ पर आपका जो कक्षाएं थी वो आरंभ हो गई थी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से ध्यान रखिएगा कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1916 में हुई थी। तो ये 4 प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये पटना कॉलेज है, अगर आपसे पटना यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा, ठीक है ना, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना भी याद रखेंगे 1917 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 प्रश्न याद रखना है। पटना कॉलेज 1863,
पटना वुमेंस कॉलेज 1940, पटना साइंस कॉलेज 1927, ठीक है ना, पटना यूनिवर्सिटी 1917 और पटना हाई कोर्ट 1916, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ये वाला प्रश्न हो गया हमारा। देखिए 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP29 नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। अच्छा, ये COP29, कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। ये 29वां है COP29 और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जाएगा। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहीं पर इस बार COP29 का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भी आप याद रखिएगा, दुबई UAE में COP28 का आयोजन किया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आ गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, यहाँ पर आवर आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम किसके द्वारा कहा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? एट द स्ट्रोक of the midnight hour when the world sleeps India will awake to life and freedom। बताइए यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट जो है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर इन्होंने कहा था, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम बात करते हैं तो याद रखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर, ये इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए मेथोमोग्लोबिनेमिया, ठीक है ना, मेथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेथोमोग्लोबिनेमिया जो है ना, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में MET-H भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। और यह एक जो है, ध्यान रखिएगा कि यह बीमारी जो होती है ना, यह आपके जन्मजात भी होती है और साथ ही साथ जो है यह आपके दूषित जो जल होता है, यहाँ पर देखिए दूषित पानी में नाइट्रेट की जो है, नाइट्रेट इसके कारण भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वयस्कों की तुलना में शिशु अधिक संवेदनशील होते हैं इस रोग में, और यह एक रक्त विकार है जिसके कारण असामान्य मात्रा में मेथोमोग्लोबिन का उत्पादन हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, और यह रोग नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन, नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से, या फिर यह एक वंशानुगत भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि जन्मजात भी होता है, वंशानुगत भी ये होता है, ठीक है, और नाइट्रेट से भी होता है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया। अच्छा, ऑप्शन तो नेक्स्ट आपको पता ही है, डी क्या है? उपरिक्त में से एक से अधिक, यानी कि 4 नंबर, और 5 नंबर ऑप्शन ई जो होता है उपरिक्त में से कोई नहीं, यानी कि एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक और उपरिक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए प्रश्न पढ़िए कि कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें से। देखिए इंडियन स्पेक्टेटर, यह बुक जो है लिखा किसने है? द इंडियन स्पेक्टेटर को। तो फ्रेंड्स बताइए, इसका आंसर कमेंट करिए सभी लोग। देखिए द इंडियन स्पेक्टेटर बुक को लिखा है बहराम जी मालाबारी ने। किसने लिखा है? बहराम जी मालाबारी ने लिखा है। तो ये तो गलत हो गया। एडवोकेट ऑफ इंडिया, द एडवोकेट ऑफ इंडिया को लिखा है दुर्गादास बसु ने, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। यंग इंडिया लिखा है महात्मा गांधी ने, तो बिल्कुल ये सही है। तो पूछा गया कौन सा नहीं सुमेलित है, तो 1 और 2 ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए 1992 से लेकर के अब तक जो TRE 3.0 हुआ था, वहां तक BPSC के द्वारा जितने भी
मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैंने कराया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस कराया हुआ है, उसके बाद ज्योग्राफी का मैंने करा दिया है, बिहार हिस्ट्री मैंने करा दिया है, बिहार ज्योग्राफी करा दिया है, साथ ही साथ साइंस में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी करा दिया है। तो इतने सारे वीडियोस कराए हुए हैं, साथ ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी मैंने कराया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। चलिए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? अब देखिए, एक प्रश्न तो ये पूछा गया है टीचर एग्जाम में ही, और ये भी प्रश्न टीचर एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो था ये खाद्य एवं कृषि विभाग था, ये खाद्य और कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, ठीक है ना, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी जो थे ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? अच्छा, सबसे पहले तो आपको याद इस तरह से रखना है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में हुई थी। सन आप जरूर याद रखिएगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, और भी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना पूछा जा सकता है कि किसने किया है, कब हुआ है, ये सब पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसके बारे में बता दीजिए कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और किसने? आनंद मोहन बोस ने। दोनों नाम याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, आनंद मोहन बोस, दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, इन दोनों ने मिलकर के किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कुछ हम लोग और भी जो संस्था है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, अंग्रेजी में यहाँ लिख देता हूँ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। अच्छा, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी 1885 में हुई थी। किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ठीक है ना, केटी तेलंग ऐसे आपको मिलेगा, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, ठीक है, तीनों नाम याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। चलिए, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? अब इस तरह से देखिए, स्थापना जो है कुछ संस्थान का 2-3 बार पूछ लिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि पूछा गया था कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुई थी। ये प्रश्न इसी बार पूछा गया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1767 में हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने रखा है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो इसका स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है ना, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में। चलिए, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना, देखिए, बिहार विद्यापीठ की आज जो उद्घाटन हुआ था ना, ये हुआ था 6 फरवरी 1921 को, ठीक है। बताइए, अब तो आप बता सकते हैं कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, बताइए फ्रेंड्स। राइट आंसर सब लोग कमेंट करिएगा, बताइए, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो हुई थी ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान, क्योंकि 1921 यहाँ पर मैंने बता दिया था, इसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुई थी, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन भी किया था, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, हिंदी में इसको इतिहास के पहिए मतलब हिंदी में कहिए नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा रचित है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। बताइए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इनको ठीक से नहीं पढ़ा होगा, मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न पर प्रश्न मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चल रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। चले, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो देखिए द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री को लिखा है किसने? राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। ठीक है ना। राम मनोहर लोहिया की और भी पुस्तक हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। बताइए, राम मनोहर लोहिया की और भी पुस्तक है जैसे कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन, ठीक है ना, GUILTY, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है ना। ये पुस्तक इन्हीं की है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया की। क्लियर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर पूछा जाए कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक है, तो गीता रहस्य, उसके बाद ओरियन भी इनकी एक पुस्तक है, ओरियन, ठीक है ना, ओरियन भी है इन्हीं की पुस्तक, और आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्कटिक होम इन द वेदास इन्हीं की पुस्तक है। जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करते हैं तो लोक स्वराज याद रखिएगा, हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी का है, लोक स्वराज जयप्रकाश नारायण का है। और एक पुस्तक अभी रिसेंटली आपको याद रखना है कि द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद ने लिखा है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंसेस की स्थापना हुई थी? बताइए, किस वर्ष हुई थी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंसेस की स्थापना? तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी ना, ये पूना में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पूना में हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। इसके संस्थापना किसने किया था? तो इनका नाम है मार्गरेट कजिन्स। ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ मार्गरेट कजिन्स, ठीक है ना, इन्होंने ही इसका स्थापना किया था, मार्गरेट कजिन्स ने। 1927 में हुई थी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना पूना में। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इससे पहले 15वां वित्त आयोग था, इसके अध्यक्ष NK सिंह थे। ठीक है ना, NK सिंह थे। लेकिन अब जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा, और पहला वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी थे। कौन थे? KC, ये के है, KC नियोगी थे। ठीक है, KC नियोगी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए 2024 की घटना अलवारो था। अलवारो क्या है? 2024 की ये घटना है अलवारो। बताइए क्या है अलवारो? सभी लोग बताइए, अलवारो क्या था? अलवारो क्या था? सभी लोग बताइए। तो देखिए 2024 का यह पहला चक्रवात है अलवारो। 2024 का यह पहला चक्रवात है अलवारो, जो कि मेडागास्कर से टकराया था। ठीक है ना, जनवरी 2024 में यह चक्रवात मेडागास्कर के मोरोम्बो पर आघात किया था। मेडागास्कर के कहाँ पर? मोरोम्बे पर, मोरोम्बे, ठीक है ना, मोरोम्बे पर, मेडागास्कर में, याद रखिएगा। और यह क्या है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ये C राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बिपरजॉय के बारे में पूछा गया था इसी तरह के ऑप्शन दे करके। ठीक है ना, तो ये भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, मेडागास्कर से टकराया है। 2024 का पहला चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करेंगे। फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिएगा। यह सेशन कंटिन्यू आपकी एग्जाम तक चलने वाला है। ठीक है। चलिए, कोइलवर पुल जो है यह कहाँ पर स्थित है? कोइलवर पुल। अच्छा, एक जयप्रकाश सेतु है, JP सेतु, जयप्रकाश सेतु, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये गंगा नदी पर है JP सेतु। ठीक है ना, याद रखिएगा, गंगा नदी पर है। दीघा सोनपुर पुल जो है, या JP सेतु भी इसको कहा जाता है, यह आपके गंगा नदी पर एक रेल सड़क स्टील ट्रस पुल है। ठीक है ना, जो पटना में दीघा घाट और सोनपुर में पहलेजा घाट को जोड़ता है। क्लियर।
और यहाँ पर कोइलवर पुल पूछा गया है, तो यह सोन नदी पर है कोइलवर, ठीक है ना, कोइलवर सोन नदी पर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था। बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अल हिलाल और अल बलग, याद रखिएगा अल बलग, ठीक है ना, अल हिलाल और अल बलग ये दोनों जो है किसकी है, तो ये अबुल कलाम आज़ाद जी की है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए कॉमरेड दिया गया है, कॉमरेड किसकी है, तो कॉमरेड अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो आपकी 1911 और 1914 के बीच में मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक का आपको याद होगा मराठी अखबार और केसरी का प्रकाशन इन्होंने किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। अच्छा त्रिवार्था के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है उसका अनुसार भारत को उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। त्रिवार्था जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत को उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर प्रश्न है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है, तो ये पश्चिमी घाट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। चंपारण नील आंदोलन 1917 की घटना है, ठीक है ना। भारत में महात्मा गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह है। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर ये चंपारण आए हुए थे, याद रखिएगा। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था वहाँ पर राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी जी से मिले थे। यहाँ के जो नील कृषक थे इनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था, ठीक है ना। जो 3 कट्ठिया पद्धति थी यहाँ पर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती अनिवार्य होता था, तो उन्हीं के जो है आपके निवेदन पर गांधी जी चंपारण आए हुए थे 1917 में। और ये जो चंपारण नील आंदोलन था उसके दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन से थे लोग थे, तो ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बाबू गया प्रसाद सिंह, रामनवमी प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, ये सब लोग थे। तो जो भी मैंने आपको नाम बताया है कोशिश करिए आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कम से कम अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद आप महादेव देसाई, नरहरि पारिख, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिला था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखिए किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। किस तिथि को अगस्त क्रांति, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है। 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान 11 अगस्त 1942 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश सेना को पटना और उसके आसपास के इलाकों में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और देखिए 11 अगस्त 1942 को जो है आपको पटना सचिवालय गोलीकांड याद होगा, जहां पर 7 छात्र जो हैं ये शहीद हुए थे, ठीक है। उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं, नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह थे, ठीक है। तो ये नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये घटना 11 अगस्त 1942 की है, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना है। अच्छा प्रश्न एक और पूछा गया था कि 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा मार दिया गया था। उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इन छात्रों के जुलूस पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था। ये तो वायसराय था जिसने आदेश दिया था, लेकिन वहाँ तत्कालीन मजिस्ट्रेट था जिसने इस आदेश को फॉलो किया था और वो अपना ऑर्डर दिया था। उसका नाम था WG आर्चर, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं आप आर्थर भी पढ़ेंगे, लेकिन आर्चर या आर्थर, WG आर्चर याद रखिएगा। 11 अगस्त की घटना है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। 11 अगस्त 1942 की यह घटना है। चलिए देखिए किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष किया गया था,
यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है कब किया गया था। अच्छा, किसने किया था ये भी प्रश्न बनता है, तो ध्यान से सुनिए। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी और स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था और इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, इन सभी वामपंथी नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 1929 में, ठीक है ना, किसने, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। बताइए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, चौकीदारी कर। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। और चौकीदारी कर सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो बेतिया में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो बेतिया में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये पुस्तक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार टीआरई में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्थानांतरणशील कृषि जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? सही युग्म बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सही युग्म इसमें से क्या है? चलिए बताइए, बताइए इसका राइट आंसर। अच्छा ये वाला प्रश्न देखिए, बिहार में जो है अभी मैंने बताया था ना आपको कि चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया में, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, चलिए बताइए स्थानांतरणशील कृषि और स्थानीय नाम और संबंधित देश, सही युग्म कौन सा है इसमें से? तो देखिए लद्दाख मलेशिया, बिल्कुल ये सही दिया गया है। ठीक है ना, लद्दाख मलेशिया, बिल्कुल ये सही दिया गया है। लद्दाख जो होता है ये मलेशिया और इंडोनेशिया में होता है, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों याद रखिएगा। मतलब मलेशिया और इंडोनेशिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको लद्दाख के नाम से जानते हैं। चेना को जाना जाता है श्रीलंका में चेना के नाम से। मिल्पा जो है ना, मिल्पा ये आपको मिल्पा मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है इसको। तो सही ऑप्शन एक ही मेरे हिसाब से होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। पहला तो इस तरह से आपको याद रखना है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है ना, और पूछा गया कि उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। बताइए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे और फ्रेंड्स ये लिबरल पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है ना, लिबरल पार्टी की। और वह एक भारतीय राजनेता, व्यापारी, विद्वान और लेखक थे जो कि 1892 से 1895 के बीच यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के संसद सदस्य थे। ठीक है, और साथ ही साथ देखिएगा दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संस्थापक सदस्यों में से एक जाना जाता है इनको। और 3 बार 1886, 1893 और 1906 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, 1886 जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, 1893 और 1906 कलकत्ता वाला फेमस है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए लिबरल पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक याद है ना आपको, कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए, और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये नया पॉइंट मिला, भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है। चलिए, किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? बताइए। डफरिन का तो आपको याद ही है। ठीक है ना, डफरिन का तो आपको याद ही है कि यह एक सूक्ष्मदर्शी जो अल्पसंख्यक है उनका प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। और आपका ये कर्जन का क्या है?
कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि भारत में रहते हुए मतलब जो कांग्रेस का विघटन हो रहा था उसमें मैं सहायक बनूं। ये स्टेटमेंट करजन का था। और जो आपका सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, ये आपका डफरिन का था। और भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाला भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, टीआरई 1 में पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने शामिल किया हुआ है। देखिए, आरएम बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? आरएम बर्ड, ठीक है ना, आरएम बर्ड और जेम्स थॉमसन। देखिए, आरएम बर्ड और जेम्स थॉमसन यानी कि रॉबर्ट मेल्टिस बर्ड, ठीक है ना, रॉबर्ट मेल्टिस बर्ड, आरएम बर्ड। तो रॉबर्ट मेल्टिस बर्ड, हॉल्ट मैकेंजी और जेम्स थॉमसन ये संबंधित किससे हैं फ्रेंड्स? तो ये आपके महालवाड़ी व्यवस्था से, ठीक है ना, महालवाड़ी व्यवस्था से। क्लियर? अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था है तो ये आपको याद होगा थॉमस मुनरो, और अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाया था। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाया था? तो जॉन शोर ने बनाया था। चलिए, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा इसका। चलिए, उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? बम की तरह गिरा है, यह स्टेटमेंट किसका है? बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? सब लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ए नेशन इन मेकिंग इनकी पुस्तक का नाम है, ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग इन्हीं का नाम पुस्तक है, याद रखिएगा, ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है। अच्छा, द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की है। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की है, याद रखिएगा। और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष जो है बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। बताइए इनका देहांत कब हुआ था? चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो हैं इनका जन्म तिथि मतलब जन्म सन बताइएगा, ईयर बताइएगा, और इनका जो देहांत हुआ है वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, इनका देहांत कब हुआ है ये आप दोनों आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है ना। चलिए, आपके लिए ये प्रश्न है। और बाबू जगदीशपुर से थे बाबू कुंवर सिंह। ठीक है ना, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह स्टेटमेंट इन्हीं का है। बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान इन्होंने किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आसियान 2024 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है, आसियान वाला 2023 वाला। 2024 में मैंने रखा है कि 2024 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा है? आसियान का। तो फ्रेंड्स, ये कंट्री कौन सी है? तो ये कंट्री आपकी लाओस हो जाएगी, लाओस राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, और ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया था कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये भी मैंने बताया था कि भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है इसका स्थापना वर्ष कौन सा है? तो 1767 में। ठीक है, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम 2024 के लिए। और यह सेशन कंटिन्यू चलेगा अगर आपका सपोर्ट रहेगा तब। सेशन को लाइक करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड।